हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और हम 10th क्लास की इकोनॉमी कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के लगभग सभी टॉपिक कर लिए थे। हमने विकास को समझ लिया था, हमने विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य को समझ लिया था, हमने आय और उसके अन्य लक्ष्य को समझ लिया था, फिर हमने राष्ट्रीय विकास को भी समझा था। इसमें सब में थोड़ा थोड़ा दिया है, बहुत डीप दिया नहीं है। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना के बारे में हमने समझ लिया था। सार्वजनिक सुविधाएँ, आय और अन्य मापदंड, फिर हमने ये सारे वो भी कर लिए थे। हमने मानव विकास रिपोर्ट भी समझ लिए थे। हालांकि इसके बारे में मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी जब ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। इसमें हमें पढ़ना था विकास की धारणीयता। तो पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें एक विशेष देश काफ़ी विकसित है। अभी के लिए हम एक विशेष देश काफ़ी विकसित है। हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, और या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। हमने विश्व को पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमारा विकास है, जो अच्छा विकास का मतलब एग्जैक्ट होता है क्या? इकोनॉमी में विकास का मतलब अलग होता है। जैसे कि एक आप देखते हो, प्रगति वर्ड आपने सुना होगा। एक होता है वृद्धि और एक होता है विकास। तो प्रगति वर्ड को तो हम इकोनॉमी में नहीं लेते, लेकिन वृद्धि और विकास को दोनों को लेते हैं। तो वृद्धि को हम बाद में समझेंगे, पहले विकास को समझते हैं। विकास का मतलब होता है कि जब कोई भी देश हर सेक्टर में, हर फील्ड में जब डेवलप करता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये विकास कर रहा है। जैसे कि उसकी शिक्षा का स्तर अच्छी हो, वहाँ जीवन प्रत्याशा अच्छी हो, वहाँ चाइल्ड का जो डेथ होता है वो कम हो, वहाँ इनकम भी अच्छी हो, तो हम कहेंगे कि वो देश विकास कर रहा है। और जहाँ भी गुणवत्ता वाली चीज़ें हों, वहाँ पे हम विकास को परिभाषित करते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई भी देश विकसित है, या मान लीजिए जैसे हम इंडिया में हैं तो हम बहुत विकसित हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमें चेतावनी दे रहे हैं कि जो विकास का वर्तमान स्तर है, ये धारणीय नहीं है। ठीक, इसको समझे। इसके बाद दिया हुआ है कि हमने हमारा जो विकसित देश है, ये हमारा जो विश्व है, ये हमने अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं लिया, बल्कि हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। मतलब कि हम जहाँ जिस पृथ्वी पर रहते हैं, हमें वैसे ही उससे भी बेहतर अपने बच्चों को लौटाना है। तो इसमें इतना ही दिया हुआ है। इसके बाद हम समझेंगे कि इस टॉपिक को समझने के लिए नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया, इसी में से समझ लेते हैं। इसमें दिया है कि भारत में भूमिगत जल, हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहाँ 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन का प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा, तो अगले 25 वर्षों तक 60% इस साधन का अति उपयोग होता रहेगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित हो रही शहरी बस्तियों में पाया जाता है। मतलब कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि ये जो विश्व हमें अपने पूर्वजों से नहीं मिला, हमें अपने बच्चों से उधार मिला है। वही चीज़ आपको नीचे एज एग्जांपल समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमें जो पानी का जिस हिसाब से अभी पानी की खपत हो रही है, और पानी का स्तर ज़मीन के नीचे घट रहा है, अगर ऐसे ही घटता रहा तो अगले 60% का जो भी जितना भी जल है, उसका 60% हम लोग 25 वर्षों में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो हमारे बच्चे होंगे या हमारी नेक्स्ट पीढ़ी होगी, उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई जल नहीं होगा। एक तो वैसे ही इतना हम लोग भी कोई बहुत शुद्ध पानी पीते नहीं हैं, लेकिन जो भी है ये भी ख़त्म हो जाएगा, और हमारे जो आगे वाली पीढ़ी है उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की जा रही हैं। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि कृषि में अच्छा खासा पानी लग रहा है। इसका एग्जांपल आप देखोगे कि गवर्नमेंट, अब अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको पता होगा, गवर्नमेंट अब बाजरा जैसी फसल को उगाने की और उनके इस्तेमाल उनके इस्तेमाल को बढ़ाने की बात कर रही है, ताकि जहाँ कम पानी में कृषि ज़्यादा हो पाए। भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं, तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। जैसे कि मान लेते हैं
हमने ज़मीन से निकाला पानी और फिर बरसात हुई और वहाँ पे फिर पानी हो गया ज़मीन के अंदर, तो हम कहेंगे ठीक, हम इसका उपयोग कर रहे हैं और वो खुद से भर जाता है पानी जब बारिश की वजह से। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं कि बारिश से आपकी ज़मीन के अंदर की पानी की पूर्ति नहीं हो रही है, तो आप इसको कहेंगे कि आप अति उपयोग कर रहे हैं, जो कि हम लोग अब अति उपयोग कर रहे हैं पानी का। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन साधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ ये भी समाप्त हो जाते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि दो चीज़ होती है, एक तो नवीकरणीय होती है, एक गैर नवीकरणीय होती है। नवीकरणीय चीज़ें वो होती हैं जो जिन्हें प्रकृति खुद से पूरी कर देती है, वो आपको पूरा करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे कि बारिश आप नहीं करा सकते, तो वो एक नवीकरणीय साधन है, प्रकृति आपको देती है और प्रकृति उसमें कम ज़्यादा उसकी पूर्ति करती रहती है। लेकिन गैर नवीकरणीय साधन वो होता है जो एक टाइम के बाद इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो अगर तो अब जो पानी का स्रोत है वो गैर नवीकरणीय साधन में आने लगा है, क्योंकि हम लोग उसे इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो वही इस पे कहा गया है कि हमें अब फोकस करने का ज़रूरत है कि हम पानी का इस्तेमाल इस तरीके से करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को पानी मिले और शुद्ध पानी मिले। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।